हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे मस्त होंगे और मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्स क्लास के जो विज्ञान है, विज्ञान का दूसरा चैप्टर, ठीक है ना। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को शुरू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज है भोजन के घटक। क्या है? भोजन के घटक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे, देखिए कितना अच्छा अच्छा है सब, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे हम लोग और आप लोगों को पूरा अच्छा से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। सच बोल रहा है। कल हमने अध्याय या एक यानी पाठ एक पढ़ा, उसमें अलग अलग काम दिया गया हम लोगों को। और ये भी पता चला कल हम लोगों को कि यहाँ पर जो हम लोग खाना खाते हैं, सभी का भोजन एक तरह का नहीं होता है, सभी का भोजन अलग अलग प्रकार का होता है। और जो भोजन है हम लोगों को दो चीज़ों से मिलता है, जो जगह दो जगह से मिलता है। भोजन का मुख्य स्रोत दो है, पौधा और जंतु। ये सब हम कल पढ़ चुके थे, ठीक है ना। उसके आगे कह रहा है यहाँ पर, इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा एक भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली और सब्जियां हो सकती है। ये भोजन के बारे में बताया गया है कि अगर बात करें भोजन के बारे में, अगर हम लोग भोजन के बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्या कल बात किए थे। रोटी हम लोग खाते हैं, दाल खाते हैं, बैगन की सब्जी खा सकते हैं, भिंडी की सब्जी खा सकते हैं, कोई चिकन खा सकता है, मछली खा सकता है, अलग अलग सब्जी बना करके उसे भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है, खा सकता है। तो ये बोला है कि भोजन के रूप में क्या हो सकता है, चपाती यानी रोटी हो सकती है, दाल हो सकती है, बैगन हो सकती है, ठीक ना, बैगन का भरता हो सकता है बचका टाइप का, और चावल हो सकता है, सांभर हो सकता है, भिंडी की सब्जी हो सकती है, मछली हो सकता है, चिकन हो सकता है। ये सब बहुत सारा भोजन हो सकता है। जैसे यहाँ पर कुछ दिखाया गया है, देखिए रोटी में कितना स्वादिष्ट भोजन है, रोटी है, शायद सलाद या अचार है, फिर सब्जी है, कितना मजा है। फिर इसमें यह क्या कह रहा है, क्रियाकलाप कुछ काम दिया है हम लोगों को। क्या कह रहा है, आमतौर पर हमारे आहार में काम अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा और अचार भी शामिल यहाँ पर है, शामिल हो सकते हैं। इस तरह के हार के कुछ उदाहरण सारणी 1.2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छाटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। देखिए पहले तो इसमें ये बोला कि जब हम लोग भोजन करते हैं ना, तो उसमें एक या दो अनाज पक्का होता है। अनाज जैसे चावल, गेहूं, ये सब क्या होता है, अनाज होता है। ये मक्का भी अनाज है, दाल भी क्या है, अनाज है। जब हम लोग अपने घर में खाना पकाते हैं तो उसमें अनाज पक्का होता है। या तो चावल के रूप में होता है, चावल यानी भात होता है, अनाज ही तो है। या फिर दाल होता है, या फिर हम लोग आटा का रोटी बना के खाते हैं, सब क्या है, अनाज है। अब अनाज के अलावा भी अलग अलग चीजें हो सकती है। जैसे हम लोग मान लें ये सब्जी, सब्जी क्या है, वो अनाज नहीं, वो सब्जी है, ठीक है ना। सब्जी हम लोग खाते हैं, चिकन खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं। यानी हम लोग जब भोजन करते हैं तो हम लोग अनाज के रूप में चावल, दाल, रोटी खाते हैं अनाज का उपयोग करके, और सब्जी खाते हैं, चिकन खाते हैं, अंडा खाते हैं, ये सब उसमें बोल सकते हैं डुबो करके खाते हैं, जिससे स्वादिष्ट, मतलब कि अच्छा लगता है, स्वादिष्ट टाइप का लगता है, ठीक है ना, स्वादिष्ट लगता है। हो गया। चलिए अब यहाँ पर कुछ काम दिया गया है, इस काम को देखते हैं कि क्या यहाँ पर कर रहा है, पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखो पहले काम क्या है, काम यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर काम दिया गया है। देखो ये कह रहा है, सारणी 2.1 यही ना है।
विभिन्न क्षेत्र में राज्यों के कुछ सामान्य भोजन। क्षेत्र और राज्य, जगह क्षेत्र माने होता है जगह, एरिया। राज्य के नाम दिया गया है यहाँ पर। अन्न का व्यंजन, वहाँ पर क्या लोग खाता है। दाल मांस का व्यंजन क्या खाता है, इसमें से सब्जी है और अन्य व्यंजन है। जैसे मान लो पंजाब जो है ना, पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य है, पंजाब में क्या खाता है लोग। पंजाब में लोग मक्का की रोटी खाना पसंद करता है, जिसमें अनाज का बना होता है। अनाज क्या है, मक्का। मक्का अनाज हो गया, तो अनाज का एक उपयोग किया रोटी के तौर पर। दूसरा हो गया दाल या मांस व्यंजन ले सकता है, और कुछ क्या खा सकता है, मांस खा सकता है। किस चीज में बोल करके खाएगा, किसके कारण उसे स्वादिष्ट लगेगा, तो दाल या मांस खा सकता है। अगर मांस नहीं खाएगा तो राजमा भी खा सकता है, यानी सब्जी के रूप में कुछ ले सकता है। और फिर आगे है सब सब्जियां, सरसों का साग भी खा सकता है। कौन, पंजाब के लोग के बारे में बोल रहे हैं हम। अन्य व्यंजन तही और घी, यानी पंजाब के लोग मक्के की रोटी खाते हैं और राजमा खाते हैं और सरसों का साग और दही और घी खाते हैं। यानी उन लोग एक ना एक अनाज पक्का लिया कि नहीं लिया। देखो यहाँ पर मक्का की रोटी अनाज है कि नहीं, मक्का अनाज है। फिर उसे डुबो करके खाने के लिए, स्वादिष्ट लगने के लिए राजमा लिया, सरसों का साग लिया जो कि सब्जी का पोर्शन है, सब्जी का भाग है, सब्जी है, पौधा का भाग है। दही और घी लिया, ये क्या किया, भोजन में लिया। उसी हिसाब से आंध्र प्रदेश यहाँ पर है। आंध्र प्रदेश के लोग चावल खाना पसंद करता है, और उन लोग को दाल या मांस में उन लोगों को अरहर की दाल तथा रसम यानी चारू, ये सब क्या लगता है, उन लोग को अच्छा लगता है, उन लोग खाता है। फिर कुंदरू उन लोग के तरफ का सब्जी है। कुंदरू क्या है, उन लोग के तरफ का सब्जी है। और उन लोग दही के जगह पर क्या होता है, मट्ठा लेता है, घी लेता है, अचार लेता है। इस प्रकार से क्या करता है, अपना भोजन करता है। उसी हिसाब से अगर हम बात करें यहाँ पर जो थर्ड यहाँ पर है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए हम लोग कर सकते हैं कि इसमें पश्चिम बंगाल जो राज्य है, पश्चिम बंगाल के बारे में हम लिख सकते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग मछली भात खाता है, मछली चावल, यहाँ पर चावल लिख देंगे अनाज में, यहाँ पर मछली लिख देंगे। और कुछ कुछ लोग उन जो वहाँ के लोग व्यंजन में खाता होगा, सलाद हो सकता है खाता होगा, और कुछ कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ तक किसी तरह का आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हम लोग पढ़ाई किए थे, अब यहाँ पर है। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं नहीं क्या बोल रहा है जी, कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हो तब हम वह ही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विधि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। मतलब बोल रहा है कि जो हमने सारणी में देखे, चावल, दाल, रोटी, मछली, ये क्या बोलते हैं, चिकन, दही, माठा, साग, ये सब क्या होता है, जब हम लोग घर पर रहते हैं, किसी स्थानीय जगह पर रहते हैं, तो हम लोग इसे खा सकते हैं। लेकिन हर बार नहीं खा सकते हैं। अगर मान लो हम ट्रेन में या बस में या ऑटो में हम सफ़र कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पर तो हम नहीं खा सकते हैं इसे। इसलिए जो रास्ता मिलता है, दालमोट हो गया, दालमोट जानते हैं ना, मिक्सर, मिक्सचर हो गया, ये क्या बोले, कुछ और समोसा हो गया, ये सब क्या करते हैं हम लोग रास्ते में खा लेते हैं। लेकिन हम लोग जो घर पे खाते हैं अनाज, दाल भात रोटी, ये सब हम लोग हर जगह पर नहीं खा सकते हैं। ये वही लोग खाता है वहाँ पर जो वहाँ पर अस्थायी रूप से रहता है, वहीं पर लोग खाता है। रास्ता में वो लोग समोसा खा लेता है, नमकीन खा लेता है, अलग अलग चीज़ खा लेता है। यहाँ तक हो गया आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है फिर, आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के विवरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता है। ये बोल रहा है कि आहार में अलग अलग खाद्य पदार्थ होना चाहिए। आहार माने भोजन के लिए अलग अलग खाद्य पदार्थ होना चाहिए। एक ही जैसा खाद्य पदार्थ हमेशा नहीं खाना चाहिए। इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा, और साथ ही साथ ये हम लोग को रोज एक ही चीज खाने में अच्छा नहीं लगेगा। उसी के बारे में है। फिर आगे कब पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है, देखिए कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। अलग अलग प्रकार के भोजन होते हैं तो क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है।
जो हमें पादपों या जंतु से मिल सकता है, पादपों या जंतु से मिलते हैं, पादपों या जंतु से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश एवं जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। ये बोल रहा है कि हम लोगों को, पहले बोला कि हम लोगों को अलग अलग प्रकार की भोजन करने की जरूरत है, और साथ ही साथ हम लोगों को भोजन अलग अलग करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें एक ही प्रकार का भोजन करने से हमारे शरीर में कुछ न कुछ कमी हो जाएगा। प्रोटीन की कमी हो सकता है, विटामिन की कमी हो सकता है, इसलिए अब ये बोल रहा है कि जब भी हम लोग अपने घर पे भोजन पकाते हैं, तो किसी भी भोजन को पकाने के लिए अलग अलग प्रकार के संघटक का उपयोग होता है, जिसमें कच्ची सामग्रियाँ, कच्चे चीज अलग अलग होते हैं और बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने घर पर दाल बनाए, दाल के लिए आप लोगों को कच्चा दाल चाहिए, मसाला के लिए अलग अलग चाहिए, मिर्चा चाहिए, अदरक चाहिए, हल्दी चाहिए, बहुत सारा चीज़ चाहिए। और फिर बोल रहे पानी चाहिए, नमक चाहिए। यानी हम लोग जब भी बनाते हैं ना बाबू कुछ भी चीज़, तो उसके लिए, खाने के लिए कुछ भी बनाते हैं तो उसके लिए बहुत सारा चीज़ चाहिए होता है, कम से कम 2 गो से ज़्यादा या फिर 2 गो, 2 ठो, ठीक है ना? तो जो कच्चा पदार्थ होता है, जैसे मान लो पानी हो गया, ये चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ये कच्चा दाल हो गया, उसमें ना कुछ न कुछ होता है, ठीक ना? जिससे क्या होता है, हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है, हमारा शरीर बढ़ने का काम करता है, हम लोगों को शक्ति मिलता है। अब उसी जो चीज़ उसमें होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग पोषक कहते हैं, इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं, ठीक है ना? यानी कच्चा सामग्री में जो कच्चा चीज़ है, उसमें हम लोगों को एनर्जी देने के लिए क्या चीज़ है, उसी को क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। और पोषक जो है भोजन में किस रूप में हो सकते हैं? ये हो सकते हैं उसमें भोजन में कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो सकते हैं, प्रोटीन के रूप में हो सकते हैं, वसा के रूप में हो सकते हैं, विटामिन के रूप में हो सकते हैं, एवं खनिज लवण के रूप में भी हो सकते हैं। यानी आप लोग से पूछेगा कि पोषक तत्व के बारे में जानते हो? तो बोलना कि जी जानते हैं। पोषक तत्व कच्ची सामग्रियों में पाई जाती है। पोषक तत्व मुख्य रूप से कौन-कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं। और जब ये हमारे शरीर के अंदर जाते हैं ना, तो हमारे शरीर के वृद्धि में सहायता करते हैं, हमें शक्ति देते हैं, ठीक है ना? हम लोग को जीवित रहने के लिए वही एनर्जी प्रदान करते हैं। हमें, हमारा अगर शरीर छोटा है या फिर शरीर कमज़ोर है, तो उसको बलवान बनाने का काम करते हैं, ये सब हो गया। सब किसके कारण होता है? ये सब पोषक तत्व के कारण होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण क्या है ये? पोषक तत्व है। इसके साथ-साथ रुक्षांश भी क्या है? रुक्षांश और जल। इसके साथ-साथ रुक्षांश और जल भी क्या है? पोषक तत्व का हिस्सा है, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रुक्षांश और जल हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम भोजन करते हैं ना, तो उसे पचाने के लिए, शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, इसको हमारे लिए काम होता है। तो जो जल है ना, जल भी क्या है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जल नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएँगे, और भोजन जब खाते हैं तो उसके बाद उसे पचाने के लिए, अच्छा से डाइजेस्ट करने के लिए जल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना? वही सब है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आ रहा होगा समझ में, ठीक है? बाबू मोरे, अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो, कह रहा है क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? कुछ उदाहरण के कुछ कुछ साधारण कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके प्रेक्षणों की सारणी 2.2 में लिखें। ये कह रहा है कि जो हम लोग भोजन करते हैं,
दाल, चावल, रोटी, चिकन, अंडा, इसमें जो पोषक तत्व होते हैं क्या अलग अलग हो सकते हैं या फिर सब एक ही रहता है? तो नहीं बाबू, अलग अलग प्रकार के भोजन में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। जैसे दाल से हम लोगों को प्रोटीन मिलता है, और तैलीय चीज जो खाते हैं, तेल वाला सामान खाते हैं, तो उससे हम लोगों को वसा मिलता है। चावल खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। सब जो अलग अलग जो अनाज है, अलग अलग जो भोजन है, अलग अलग जो खाने का पदार्थ है, उसमें अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, और वो भी एक से अधिक भी हो सकते हैं, किसी में एक होता है, उसी के बारे में है। अब इन पोषक तत्वों को हम लोग किस प्रकार से पहचानेंगे? कुछ विधि होती है, कुछ काम करना है उसके ऊपर, तब क्या होगा, हम लोग पहचान सकते हैं कि किसमें वसा है या किसमें कार्बोहाइड्रेट है, ये पता कर सकते हैं। तो चलिए 2.2 जो क्रियाकलाप है इसमें देखेंगे, फिर कुछ और आगे पढ़ लेते हैं, फिर देखा जाएगा। देखिए इसमें आगे कह रहा है, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। ये बोल रहा है कि अगर आप किसी भी पदार्थ में, खाने वाले पदार्थ में, खाने वाले चीज में, अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो उसके लिए कुछ आपके पास सामान होना चाहिए, तभी तो जांच करेंगे। आपको कुछ किसी भी चीज़ की जाँच करना है तो उसके लिए आपके पास कुछ सामान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, होना चाहिए। अब वही यहाँ पर क्या-क्या चाहिए हम लोगों को? तो हम लोगों को एक आयोडीन यानी नमक चाहिए, आयोडीन वाला नमक, कॉपर सल्फेट चाहिए, कास्टिक सोडा चाहिए, ठीक है ना? इस सब के क्या करना है? विलयन तैयार करना है। मतलब कि आयोडीन को, कॉपर सल्फेट को और कास्टिक सोडा को पानी में घोल देना है। तो उसी को क्या कहते हैं? पानी में घोल देना किसी को, तो वही कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक है। और कुछ परख नली और ड्रॉपर लेना है। परख नली जानते हैं आप लोग क्या? परख नली ऐसे रहता है, परख नली ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहता है, ठीक है ना? ये क्या रहता है? परख नली रहता है। इसमें हम लोग किसी भी खाद्य पदार्थ को रख करके या फिर अलग अलग केमिकल को रख करके इसमें जांच करते हैं। ये हो गया। ड्रॉपर क्या होता है? ड्रॉपर एक बूंद दो बूंद जो होता है ना, है गिराने के लिए। जैसे मान लो ये आयोडीन के जो विलीन है, आयोडीन का जो शरबत है, नमक का समझ लो शरबत, उसको अगर गिराना है तो क्या कर सकते हैं? उसके लिए ड्रॉपर का उपयोग करेंगे ताकि एक बूंद दो बूंद गिरे, पूरा ना गिर पाए, इसके लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर क्या कर रहा है, इन परीक्षणों को पके हुए इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य इस उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास नहीं कीजिए। खाने या चखने का प्रयास नहीं कीजिए। मतलब ये कह रहा है बाबू यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ हम लोगों को काम करना है, और काम करके ये पता लगाना है कि जो वो है पोषक तत्व, जो खाने वाला पदार्थ है, उसमें किस प्रकार का पोषक तत्व है, ये जांचना है। उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, प्रोटीन है कि नहीं है, वसा है या नहीं है, ये जांचना है। और जो हम लोग कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट, ये सब जो हम लोगों ने नाम पढ़ा, अगर उससे हम लोग अगर परीक्षण कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो हमें उन सबको चखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हानि भी हो सकती है। आयोडीन नमक चख सकते हो, और ये कॉपर सल्फेट ये सब जो है ना, हानि कर सकता है, इसलिए चखने का प्रयास नहीं करना है। ये हो गया। और फिर आगे आगे कह रहा है यहाँ पर, यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है,
कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, अगर हम लोग इस देखिए वो बोले कॉपर सल्फेट या फिर कास्टिक सोडा अगर आपके पास नहीं है तो शिक्षक क्या कर सकते हैं, उसे बनाने के लिए सिखा सकते हैं कैसे बनाना है। अब यहाँ पर जो नीचे दिया गया है ये बोल रहा है कि अगर उसके आपके पास वो सब चीज़ है तो आप क्या कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जांच करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो है ना, कार्बोहाइड्रेट अलग अलग प्रकार के होता है, लेकिन हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में होता है। आप लोग से पूछेगा कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है, तो मंड और शर्करा के रूप में, ये वाला, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, जहाँ तक हमको लगता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है यहाँ पर देखिए। यहाँ पर कुछ कह रहा है, आयोडीन का तनु विलीन बनाने के लिए कुछ बताया गया है। आयोडीन का तनु विलीन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। मतलब ये कह रहा है अगर हम लोग को आयोडीन का विलीन बनाना है तो हमें कुछ नहीं करना है। आयोडीन जो नमक होता है उससे परख नली जो आपके पास है उसमें आधा पानी भरिए और उसमें नमक मिला करके घोर दीजिए, यानी हम बोल सकते हैं कि नमक का शरबत बना लीजिए, ठीक है। और फिर अगला कह रहा है अगर कॉपर सल्फेट का विलयन हम लोग को तैयार करना है तो 100 मिलीलीटर जल में हम लोग कॉपर सल्फेट का क्या करेंगे, जो कॉपर सल्फेट हम लोग तो रहेगा हम लोगों के पास उसको 2 ग्राम डाल देंगे, इसमें से 2 ग्राम निकालेंगे और 100 ग्राम मिलीलीटर जल में क्या करेंगे, डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन तैयार होगा। उसके आगे कास्टिक सोडा के लिए विलयन कैसे तैयार होगा, तो 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर है, ग्राम नहीं है, 100 मिलीलीटर है, सॉरी 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने पर हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। प्रखनली में पानी ले लीजिए 100 मिलीलीटर, उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिला दीजिए, तो आपके पास जो विलयन तैयार होगा, आपके पास जो शरबत तैयार होगा किसका होगा, वो होगा कास्टिक सोडा का शरबत होगा, जिसे हम लोग कास्टिक सोडा विलयन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ का है यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं, नीचे वाला है, नीचे वाला है। नहीं, हम लोग मंड यानी किसी भी चीज में, किसी भी खाने वाले पदार्थ में अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट भोजन में मंड या ये शर्करा के रूप में होता है ना, मंड या शर्करा के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। मंड और शर्करा है ना, मंड और शर्करा के रूप में पाया जाता है। तो इसे हम लोग कैसे जांच करेंगे, तो यहाँ पर कुछ परीक्षण के लिए क्रियाकलाप में कुछ काम किया गया है, बच्चा लोगों ने किया है। इन लोगों ने कैसे जांच किया, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है क्रियाकलाप 2 मंड क्रिया परीक्षण। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है ना, उसके किसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की है कि नहीं है, यानी मंड है कि नहीं है, उसकी जांच करने के लिए ये हम कर सकते हैं। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री के अल्प मात्रा लीजिए, उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया, यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम मंड की परीक्षण कर रहे हैं तो हम लोग का क्या करना है, हम लोग को कोई भी खाद्य पदार्थ लेना है, जैसे मान लीजिए हम आलू लेते हैं, क्या लेते हैं, आलू, आलू में चेक करना है कि उसमें मंड है या नहीं है। तो इसलिए हम आलू लेंगे और आलू में हम जो शरबत तैयार किए थे आयोडीन का, नमक का, उसको क्या करेंगे, 1 2 या 3 बूंद क्या करेंगे, डाल देंगे। जब डालेंगे ना तो वो नीला या काला रंग का हो जाएगा, कौन, आलू। जब आलू नीला या काला रंग के हो जाए तो समझ लेना है कि आलू में क्या है, मंड है, यानी कार्बोहाइड्रेट है। क्या आप लोगों को समझ में आया, ये बच्चा लोग वही किया है, देखो ये आलू काट लिया है, आयोडीन क्या कर रहा है, डाल रहा है, मंड के परीक्षण कर रहा है, ये हो गया ये सब। अब कह रहा है इस परीक्षण को किसी अन्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। आपने अपने परीक्षणों की सारणी 2 दशमलव में लिखिए। एक बोल रहा है कि आलू कर लिए, आलू के जगह पर कुछ और, जैसे मान लो आम करना है, कुछ और समझ लो, आम के कुछ के लिए भी हम लोग ले सकते हैं खाने वाले पदार्थ को, उसमें आयोडीन डालेंगे
अगर नीला या काला होता है तो मंड उसमें होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, दैट सिंपल। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब प्रोटीन के परीक्षण के लिए पढ़ते हैं। मंड के लिए क्या चाहिए? मंड के लिए चाहिए हम लोगों को ये कोई खाद्य पदार्थ लेना है थोड़ा सा, उसमें आयोडीन की मात्रा, आयोडीन का शरबत शरबत जो है ना, नमक के शरबत मिला देना है। काला या नीला हो गया तो है उसमें मंड है, कार्बोहाइड्रेट है, अगर नहीं होगा तो नहीं है, ठीक है। अब प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए देखिए, प्रोटीन के लिए परीक्षण, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है वह ठोस है तो उसका कुछ पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा में पीस कर या मसल कर उसे चूर्ण को एक साथ परख नली में डाल दे और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। और क्या कह रहा है? अब इस ड्रॉप की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परख नली का पदार्थ, क्या बोला जी? अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डाल दीजिए। ये हो गया। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। क्या आपने क्या देखा? क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया है? बैंगनी रंग का रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहराएं। देखो बाबू, यहाँ पर यह कह रहा है कि अगर हम लोगों को प्रोटीन का परीक्षण करना है तो कोई खाद्य पदार्थ ले लीजिए, खाने वाला चीज कोई। अगर वो सॉलिड है, ठोस है, काढ़ा है तो उसे कूट काट के बुकनी बना लीजिए, बुकनी में चूर्ण बना लीजिए, छोटे 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 टुकड़ा में कर लीजिए। अब उसके बाद उसमें क्या करना है, हम लोगों को पानी मिलाना है। पानी मिला देंगे, कोई दिक्कत। अब पानी का 1 बाल्टी डालिएगा नहीं, 10 बूंद डालिए, ड्रॉप से, जो ड्रॉप था ना उससे 10 बूंद डालिए। अब परख नली, जिसे समझिए परख नली है ये क्या है समझिए, ये परख नली है, ये परख नली है। हम्म इसमें हम ये क्या बोले, चूर्ण डालें, जिसे मान लो कुछ चीज के चूर्ण डालें, जिसे मान लो दाल, दाल है ना, दाल, दाल का चूर्ण डालें, एक में पीस पीस के दाल डालें, बुकनी। एक में फिर हम ऊपर से जल मिला दें, जल, जल थोड़ा मार डाल दिए, जिससे 10 बूंद जल डाल दिए। अब जब ये हम इसमें जब जल डाल दिए, अब फिर क्या करें, कुछ देर बाद हम इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भी और कास्टिक सोडा का विलयन इसमें मिलाएंगे। क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा गया है बाबू कि अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। यानी क्या करना है, जो हम परख नली हमारे पास है उसमें पानी डाल दिए, ये जैसे दाल का कुछ छोटे छोटे टुकड़ा डाल दिए, दाल कुछ समझो तो दाल को पीस करके और पानी डालें, और उसमें कुछ देर बाद कॉपर सल्फेट 2 बूंद डालना है और कास्टिक सोडा 10 बूंद डालना है। ऐसा करने का थोड़ा सा उसको हिलाओ। हिलाने के बाद कुछ देर बाद क्या होगा, उसका जो रंग है ना बैगनी टाइप का हो जाएगा। क्या होगा? बैगनी टाइप का हो जाएगा। और जब ये बैगनी टाइप का रंग हो जाएगा ना, तो ये समझना है कि उसके अंदर क्या है, प्रोटीन है। जब दाल के साथ ऐसा करेंगे आप लोग तो दाल में क्या हो जाएगा, ये बैगनी रंग का हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि जो दाल है ना, दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है। इस तरीके से आप अलग अलग खाद्य पदार्थों की जांच कर सकते हैं कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है। हो गया। चलिए अब एक है वसा के लिए परीक्षण। क्या है? वसा के लिए परीक्षण है, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, उसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कागज फटे नहीं, यही शायद होगा, ध्यान रहे कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थ को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आ गया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे
तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। अब सुनिए क्या कह रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अब पढ़ रहे हैं वसा के लिए परीक्षण। वसा माने तैलीय चीज वाला परीक्षण, किस चीज में तैलीय पदार्थ है यानी वसा है उसके लिए। तब हम लोगों को कुछ ऐसा पदार्थ लेना है जिसमें वसा होता है। अब उसमें जैसे मान लो कुछ मन में जो है वो खाने वाला पदार्थ ले लेना है। उसको क्या करना है, पूरा एक कागज में लपेट देना है। कागज में लपेट करके ना, कागज में लपेट लो, लपेट करके कूटते रहो और ध्यान से कूटना कि कागज फटे नहीं। जब कूटने के बाद जब उसको देखोगे ना, तो उसपे तेल जैसा कुछ लगा रहता है कागज के ऊपर। अगर कागज के ऊपर तेल जैसा लगा हुआ है और लाइट थोड़ा सा उससे आर पार हो रहा है, लाइट में ले जाने के बाद, तो समझो कि उसमें क्या है, वसा था। किसमें, जिस खाने वाले पदार्थ को क्या किए थे हम लोग, कागज में डाले थे और पूछे थे। ये हो गया। अगर मान लीजिए ऐसा फिर बोल रहा है कि अगर उसमें थोड़ा मोड़ा पानी की मात्रा होगा भी खाद्य पदार्थ में, तो उसे धूप में सुखा दीजिए कागज को। जब सुखाएंगे तो पानी उड़ जाएगा और क्या रहेगा, वसा रहेगा। तो वसा रहेगा तो थोड़ा मोड़ा तेलिए तो लगबे करेगा, तेल जैसा थोड़ा सा कागज में। अगर कागज पर थोड़ा सा अभी भी तेल जैसा दिखेगा तो समझना है कि उसमें क्या है, वसा है। कागज को सुखाने के बाद भी अगर तेल उस पे लगा रहता है, समझना है कि खाद्य पदार्थ जो है, खाने वाला जो पदार्थ है, उसमें क्या है, वसा है। अगर नहीं रहेगा तो समझ लेंगे कि वसा नहीं है। नया कभी कभी हो सकता है कि वो क्या रहे, पानी के कारण वो भीग जाए। इसलिए पहले क्या करना है, सुखा लेना है। अगर पानी होगा तो उड़ जाएगा भाप बन करके, नहीं होगा तो तेल उसी में रहेगा। अब तेल रहेगा, दिखा देगा कागज पर, तो समझ जाना है कि उसमें वसा है। चलिए, अब इसी हिसाब से ये सब कर लीजिएगा, आप लोग कर सकते हैं आराम से इसे। मेरा आलू के कर लेना है, दही के कर लेना है, दही में प्रोटीन होता है। मूंगफली को कूटेगा ना, मूंगफली को कूटने पर उसमें से तेल निकलता है, तो क्या हो जाएगा, वसा होगा उसमें से। इसी हिसाब से सूखा नारियल, ये सब क्या करना है, सब चेक कर लीजिएगा। जैसे सूखा नारियल को जो है, सूखा नारियल को अगर छूरेंगे कूटेंगे तो क्या होगा, उसमें से तेल निकलेगा, इसमें वसा होता है। उसी हिसाब से अलग अलग प्रकार के हो सकती है, ठीक है। ये सब आप लोग खुद घर पर करके ट्राई करिएगा और हाँ ना ये सब लिखिएगा, है या नहीं है, ठीक है, बारी बारी से करिएगा। कहाँ तक पढ़ा दिए, यहाँ तक बता दीजिए। अब यहाँ पर ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी पदार्थ खाद्य पदार्थ में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक ही पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो। ये बोल रहा है कि जो हम लोग वसा के, कार्बोहाइड्रेट के और प्रोटीन के लिए जो जांच किए, इससे क्या पता चलता है कि उनमें प्रोटीन है या मंड है या कोई जो भी कुछ है या नहीं है, यही के लिए ना जांच किए। और ये बोल रहा है कि क्या उसमें एक से अधिक पोषक तत्व है होते हैं, क्या कोई ऐसा भी पदार्थ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, क्या कोई ऐसा पदार्थ है। और ये बोल रहा है कि कोई ऐसा भी पदार्थ है जिसमें किसी प्रकार का पोषक तत्व नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हमने तीन पोषक तत्व, कौन कौन पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे लिए खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषक तत्वों को हमें क्यों आवश्यकता होती है। ये बोल रहा है कि हम लोगों ने जांच किया कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन होता है, वसा होता है, लेकिन हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि उसमें विटामिन भी होता है और खनिज लवण भी होता है, ठीक है ना। और ये बोला है कि जो हमारा पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये हम लोगों को क्यों जरूरी होता है, इसके बारे में आइए पढ़ते हैं। देखो, अब है यहाँ पर क्या कर रहा है, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं।
वसा से ऊर्जा मिलती है, वसा से, सुनो ध्यान से फिर से, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा के सामना की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्रदान होती है। क्या कर रहा है, वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। ये बोल रहा है कि अगर हम लोग ऐसा भोजन खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो और तैलीय चीज हो यानी वसा हो उसमें, अगर हम दोनों ये खाएं ना, तो हम लोगों को दोनों से ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलता है काम करने के लिए। जैसे मान लीजिए चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। जब हम लोग चावल खाते हैं ना बाबू, तो हम लोगों को ऊर्जा तो मिलता है, कुछ देर बाद जब पचेगा ना हमारा भोजन तो हम लोग को एनर्जी आता है हमारे अंदर, हम लोगों को ऊर्जा मिलता है। अब है जो है ना तेलीय चीज, जैसे मान लीजिए ब्रेड खा लिए आप, बादाम खा लिए, इसमें क्या होता है, वसा होता है। जब हम उसे खाएंगे तो उससे भी क्या मिलेगा, हम लोग को ऊर्जा मिलेगा। यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है और वसा होता है, ये सब क्या है, ये सब ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है, भोजन है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जितना मात्रा, जैसे मान लीजिए 100 ग्राम आप चावल खा लीजिए और 100 ग्राम आप बादाम खा लीजिए। अगर दोनों की अगर तुलना करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो होता है एनर्जी हम लोगों को बादाम देगा, क्योंकि बादाम में क्या है, वसा है। यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा के तुलना में अगर सेम मात्रा में लेकर के अगर कुछ खाएं हम लोग, तो हम लोगों को बादाम यानी जिसमें वसा है उससे अधिक एनर्जी मिलेगा कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में हम लोगों को वसा से अधिक एनर्जी मिलता है। यहाँ पर कुछ दिया गया है कि आप लोगों के पास वो कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को किस चीज़ से मिलता है, तो मक्का हो गया, बाजरा, चावल, गेहूं, शकरकंद, आलू, चना, पपीता, तरबूजा, तरबूज, आम, मक्का, ये सब क्या है, ये सब कार्बोहाइड्रेट इस सब से मिलता है, ठीक है। उसके आगे है मूंगफली, इससे हम लोगों को वसा मिलता है। मूंगफली के तेल हो गया, ये हो गया गिरी, तिल हो गया, जितना तेल वाला चीज है ना, तेल वाला जितना चीज है सब में क्या होता है, वसा होता है। तेल वाला जितना चीज है क्या है, सब वसा वाला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर है कुछ, देखो ध्यान से, इसमें भी कुछ होता है। जैसे मान लो मांस है, मछली है, दूध, दही, घी, मक्खन है, इसमें भी वसा होता है, ठीक है ना। और ये सब क्या है, वसा का स्रोत है। देखो ध्यान से, ये क्या था ऊपर वाला, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत स्रोत है, जिसमें बाजरा, चावल, गेहूं, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता ये सब आता है, तरबूजा ये सब आता है, आम, मक्का ये सब कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जो वसा होता है ना, वसा हम लोगों को दो तरीके से मिलते हैं। वसा हम लोगों को मिल सकता है पेड़ पौधा से मिलने वाले खाद्य पदार्थ में, जैसे मूंगफली हो गया, नारियल का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, बादाम हो गया, ये सब उससे जो तेल निकलता है, जिस चीज से तेल निकलता है वैसा पौधा का उत्पाद, पौधा से मिलने वाला वैसा खाने वाला पदार्थ जिससे तेल निकलता है, उसको क्या कहते हैं कि वसा वाला है। अब क्या होता है ना, हम लोगों को वसा जो है जीव जंतु से भी मिलता है। जैसे मान लो दूध, घी, घी क्या है, तेले तेले वाला चीज ना है जी, घी। अंडा है, मछली है, मांस है, ये सब क्या है, ये सब से हम लोगों को क्या मिलता है, ये सब से हम लोगों को वसा मिलता है, और इन सब से हम लोग को अधिक एनर्जी मिलता है। अगर चावल और मछली, अंडा, इस सब के बारे में बात करें तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है अंडा और मछली से मिलेगा, क्योंकि इसमें वसा होता है। समझ में आया। यही यहाँ पर लिखा है, वसा है कुछ स्रोत, पादप स्रोत और जंतु स्रोत हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ दिया गया है, मूंगफली है, वही सब है जो जो है वही सब है। ये सब क्या है, प्रोटीन के कुछ स्रोत है। देखो सुन ध्यान से पूरा, ये जरूरी नहीं है कि हम लोगों को एक चीज से, एक खाने वाले पदार्थ से सिर्फ एक ही पोषक तत्व मिले। एक जो खाने वाला पदार्थ है उससे अलग अलग प्रकार के दो या दो से अधिक हम लोगों को पोषक तत्व मिल सकता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, इससे पहले हम लोग अनाज में पढ़े कि हम लोग को अनाज से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। यहाँ पर देखो हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट के अलावा अनाज से क्या मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, जिससे हम लोग दाल बनाते हैं। मटर की दाल रहता है, चना का दाल रहता है, उड़द दाल रहता है, मूंग की दाल रहेगा, राजमा ये सब रहेगा। ये सब क्या है, ये सब क्या है, तो ये सब अनाज टाइप है, अनाज है। और इससे क्या मिलता है हम लोगों को, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है, ठीक है ना, वही लिखा गया है।
उसी हिसाब से जो यहाँ पर है, जो मछली है, दूध है, मांस है, अंडा है, इससे हम लोगों को वसा भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है। यानी समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। एक ही खाने वाला पदार्थ अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व दे सकते हैं, दो या दो से अधिक भी पोषक तत्व दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। विटामिन ए के कुछ स्रोत हैं। विटामिन ए हम लोगों को आम खाने से मिल सकता है, गाजर खाओगे, दूध दही खाओगे ना, तो हम लोगों को विटामिन ए मिलेगा। ठीक है, अब उसी हिसाब से विटामिन बी किससे मिलेगा? यकृत, किसी का लीवर खा लो, गेहूं खा लो, चावल खा लो, इससे क्या मिलता है? विटामिन बी हम लोगों को मिलता है। ये सब बाबू याद करना पड़ेगा आप लोगों को। अब विटामिन सी के बारे में बात कर रहे थे। विटामिन सी हम लोग को नींबू या आंवला, जो आंवला है, आंवला से अधिक मिलेगा। फिर नींबू, मिर्चा, टमाटर, मिर्च, टमाटर, संतरा, अमरूद, ये सब जितना है, ये सबसे क्या मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है विटामिन डी, देखिए तो कितना बड़ा चीज बोला, कितना बड़ा बात बोला। दूध, मक्खन, मछली, अंडा, ये सब क्या है? इससे विटामिन डी भी मिलता है, समझो। मांस, मछली, दूध, मक्खन, अंडे, इस सब से कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, वसा भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है। यानी एक ही प्रकार के भोजन से हम लोगों को अलग अलग पोषक तत्व, दो या दो से अधिक पोषक तत्व भी मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है, यहाँ से पढ़ना है ना। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। देखो, जिससे हम लोगों को प्रोटीन मिलता है, दाल हो गया, मांस मछली हो गया, ये जो है ना बाबू, इससे हम लोगों को प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन देने वाला जितना भी भोजन है, वो हमारे शरीर को बढ़ाने का काम करेगा। समझ में आया? यानी अगर हम लोग दाल खाएंगे, मांस मछली खाएंगे, उसमें प्रोटीन है, यानी जिसमें प्रोटीन है, अगर हम वो लोग खाएंगे वो सब चीज़, तो क्या होगा? हमारा जो शरीर है बढ़ेगा, हम लोग मजबूत होंगे, हम लोग का जो शरीर है मोटा होगा थोड़ा। मोटा होने का मतलब कि हमारा मसल्स बढ़ेगा, हमारा जो शरीर है, शरीर बढ़ेगा, हड्डी भी बढ़ेगा। ठीक है ना, वही है। यानी यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रोटीन की आवश्यकता क्या करता है? प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन हमारे शरीर को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए क्या करते हैं? इसलिए हम लोग प्रोटीन को, किसको? प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो आप लोग से पूछ सकता है कि प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो शरीर वर्धक भोजन, या फिर जो शरीर वर्धक भोजन क्या है? तो प्रोटीन। ठीक है, ये हो गया। अब विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन था उनकी हमारी आंखें, स्थिर दांत और मसूड़े स्वास्थ्य में रहने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब है, डी है। अब देखिए कह रहा है कि जो हम लोगों को रोग होता है, किसी का आँख खराब हो गया है ना, अलग अलग किसी का बीमारी हो गया, किसी के दांत में कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी का हड्डी खराब हो रहा है, किसी प्रकार से अगर कोई बीमार है, तो उसके अंदर किसी न किसी प्रकार के विटामिन की कमी है। विटामिन की जरूरत है उसे, उसके अंदर कमी है तो जरूरत ना होगा। तो विटामिन भी जो होता है बहुत जरूरी होता है। और विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, क्या हो गया? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, अलग अलग प्रकार के। ठीक है, आगे कह रहा है विटामिन ई, विटामिन के, अलग अलग नाम होता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों विटामिनों और ऊपर है ना, है विटामिनों की विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन बी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.1, चित्र 2.9 में दिखाया गया है।
अब ये कह रहा है विटामिन भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे ये कह रहा है विटामिन ए, विटामिन ए हमारे शरीर के त्वचा के लिए बहुत जरूरी है और आँख को ठीक करने के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है। अगर हम लोगों का आँख खराब होगा, अगर स्किन खराब होगा, त्वचा खराब होगा, चमड़ा खराब होगा, तो हम लोगों के शरीर के अंदर क्या है, विटामिन ए की कमी है। ठीक है। अगर विटामिन सी के बारे में बात करें ना बाबू, विटामिन सी के बारे में, तो विटामिन सी हमारे लिए रोग जो होता है, रोग जो हमारे अंदर जो रोग है उसे लड़ने में सहायता करता है। त्वचा रोग, आँख का रोग, आँख से नहीं दिखाई देगा, ये सब क्या है, रोग ही तो है। तो विटामिन क्या करता है, रोग से लड़ने के लिए सहायता करता है, रोग को ठीक करेगा। विटामिन बी रोग से लड़ने में सहायता करता है। जो विटामिन डी है, हम लोग का अगर हड्डी कमजोर होता है या दांत कमजोर होता है तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, यानी कैल्शियम की कमी होती है, और इसलिए हम लोग विटामिन डी का उपयोग करते हैं। देखे होंगे कि अगर ठंडा के दिन में अगर सुबह सुबह अगर मान लो बहुत दिन से ठंडा के दिन में अगर दोपहर में जो भी हो ये सूरज नहीं निकलता है तो हमारा जो शरीर है ना, जो हड्डी है, बहुत से बूढ़े लोग होते हैं कमजोर, उन लोग का हड्डी होता है, दर्द करना शुरू करता है। लेकिन जैसे हम लोग सेकते हैं, गर्म उन लोगों को मिलता है, धूप मिलता है, कुछ भी मिलता है गर्म, तो उन लोगों को अच्छा लगता है। यानी विटामिन डी क्या है, हमारे शरीर में हड्डी के लिए, दांत के लिए क्या है, बहुत जरूरी होता है। हो गया। यहाँ पर हम लोग ऊपर पढ़ लिए थे विटामिन के बारे में, किसमें क्या होता है, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। कितना सारा है जी, ये हो गया, ये हो गया, अरे बहुत सारा है क्या, नहीं बहुत सारा नहीं है। चलो देखो शुरू करते हैं, ये सब हो गया। अब देखिए आयोडीन के कुछ स्रोत है। आयोडीन किस किस में होता है, तो आयोडीन अदरक में होता है, मछली सब में भी होता है आयोडीन, ठीक है ना। अदरक में भी आयोडीन होता है, पालक में भी आयोडीन, ये सब होता है। तो यानी इससे क्या पता चल रहा है कि अलग अलग प्रकार के भोजन हो सकता है, उसमें अलग अलग प्रकार के क्या बोलते हैं, पोषक तत्व, पोषक तत्व भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस के कुछ स्रोत है, केला, ये सब। दूध, दूध में क्या था, दूध में उन लोग का प्रोटीन था, वसा भी था, इस अनाज में कार्बोहाइड्रेट था, इस सब में क्या है, इस सब में भी क्या है, फास्फोरस भी है। यानी बहुत सारा है कि नहीं, अनाज या जो भी खाने का पदार्थ है उसमें एक या एक से अधिक भी पोषक तत्व हो सकते हैं। हो गया। लोहे के कुछ स्रोत, हमारे लोहे की, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में आयरन की कमी हो गई तो हम लोग क्या खाएंगे, तो हम लोग पालक खा लेंगे, मांस मछली खा लेंगे, सेब खाएंगे, अमरूद ये सब खाएंगे ना, तो हमारा जो शरीर है, शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है। अब उसी हिसाब से अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो गया तो दूध पी सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, तो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी दूर होगी और हमारा जो शरीर है मजबूत हो जाएगा, हड्डी मजबूत हो जाएगा। यही सब क्या है, कुछ खनिज लवण था, ये सब क्या है, कुछ खनिज लवण। खनिज लवण जैसे कैल्शियम हो गया, लौह हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन, ये सब क्या है, सब खनिज लवण है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आगे कह रहा है हमारे शरीर भी हमारा शरीर भी हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। देखो ये बोल रहा है कि जब हमारे शरीर में ठंडा का दिन आएगा तो लोग क्या करता है, धूपा उन लोगों को मिलेगा नहीं तो क्या हो सकता है, उन लोगों में विटामिन डी की कमी हो सकती है, तो हड्डी जकड़न सब हो सकता है, त्वचा भी इससे जुड़ सकता है। अगर बात बात करें अगर गर्मी में, तो गर्मी में क्या होता है, गर्मी में होता है ये कि सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा मिलता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बोला गया, बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी मिलेगा, ठीक है ना। तब अगर हम लोगों को विटामिन डी नहीं मिलता है तो हमारे शरीर में कमी होगी किसकी, विटामिन डी की, और हमारा हड्डी क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। हड्डी को मजबूत रखना है तो हमें विटामिन डी भी चाहिए और कैल्शियम ये सब भी चाहिए, यानी खनिज लवण भी चाहिए। अब ये कह रहा है हमारे शरीर को खनिज हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। मतलब जो हमारा शरीर है ना, हमारे शरीर को खनिज लवण यानी विटामिन डी और कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ये सब बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत
नीचे दिखाया गया है। मतलब कह रहा है कि अगर हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो खनिज लवण भी बहुत जरूरी है, अल्प मात्रा में मिले या कैसे भी मिले लेकिन बहुत जरूरी है यहाँ पर। और फिर आगे कह रहा है अपने सारणी 2.1 के प्रश्न में लिखते समय इस बात को यह अवश्य देखा होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्व की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्व से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। ये कह रहा है कि हम सभी जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के भोजन में लगभग 2 या 2 से अधिक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बहुत अधिक ज्यादा मात्रा में कोई एक पोषक तत्व होता है। उसमें और होते हैं और पोषक तत्व होते हैं, लेकिन कुछ अधिक मात्रा में एक पोषक तत्व जरूर होता है। जैसे मान लीजिए चावल में क्या होता है, चावल में जैसे देखो यहाँ पर चावल चावल जो है ना, चावल चावल में कार्बोहाइड्रेट भी होता है कि नहीं होता है। अब जब चावल में कार्बोहाइड्रेट है तो तुम बाबू ये बताओ कि जब चावल में कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें अलग अलग प्रकार का भी पोषक तत्व होगा होगा चावल में कार्बोहाइड्रेट भी होगा, अलग अलग प्रकार का पोषक तत्व होता है। अब बारे में बात करें, चावल के बारे में बात करें तो चावल में जो है ना कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है, इसलिए चावल को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन। तो आप लोग से कोई पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन कौन सा है तो क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन चावल होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के रूप के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत उदान, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन के आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। देखो ये बोल रहा है ना है कि जो इस ये सब पढ़ लिए हम लोग पोषक तत्व और सब, उसके अलावा क्या होता है, आहारी रेशे होते हैं जिसे हम लोग, इसका एक और नाम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग ये रुक्षांश भी कहते हैं। रुक्षांश और ये आहारी रेशे क्या होते हैं, आहारी रेशे सेम होते हैं। रुक्षांश और आहारी रेशे क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है ना, ये हम लोगों को कोई पोषक तत्व दही नहीं देगा, ये हम लोगों को कुछ पोषक तत्व ये सब नहीं देता है। ये क्या करता है, जो हम लोग भोजन किए हैं, मान लो कुछ पचा नहीं, उसको बाहर निकालना है तो क्या करता है, आहारी रेशा हो गया या जल हो गया, वो क्या करेगा, हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है उसको। जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ खाते हैं तो खाने के बाद कुछ ऐसा चीज होता है जो पचा नहीं, हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, वो उसके अंदर से सब चीज खींच लिया गया है, अब उसका उपयोग नहीं है, तो क्या करते हैं, उसे हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, जिससे हम लोग जाके टॉयलेट करते हैं, उस हिसाब से पोटी करते हैं तो क्या होता है, ये सब बाहर निकलता है। जब ये निकलता है तो किसका कमाल होता है, ये सब आहारी रेशे यानी रुक्षांश और जल का कमाल होता है। यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत, जैसे मान लीजिए आलू खा लीजिए, दाल खा लीजिए, फल और सब्जी खा लीजिए, तो आलू दाल जब खाइएगा ना हम लोग, तो आलू में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन हम लोग ले लेंगे, लेकिन जो प्रोटीन को छोड़ करके जो बच गया जिसका कोई उपयोग नहीं है, तो क्या हो गया, आहारी रेशे के रूप में काम करेगा। और जल हम लोग पीबे करते हैं, और जो वो बच गया वेस्ट पदार्थ जिसका कोई अब उपयोग नहीं है, प्रोटीन तो उसमें से गिरा लिया गया, चूस लिया उसमें से प्रोटीन हमारा शरीर, और जो खाली चीज बच गया वो हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। वो किसके कारण होता है, आहारी रेशे और ये क्या बोलते हैं उसको, आहारी रेशे और प्रोटीन, क्या बोला जा रहा है जी, आहारी रेशे और जल के कारण होता है। समझ में आया, यानी पचे हुए भोजन को निकालने में कौन सा सहायता करता है, तो आहारी रेशे और जल, यहाँ तक ध्यान रहेगा। देखिए अब आगे कह रहा है
जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र एवं पसीनों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। देखिए, पहले ये बोल रहा है कि जब हम लोग आहारी रेसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए जल हम लोग पिए, ठीक ना। जल हम लोग लेते हैं तो कैसे खाते हैं, भोजन करते समय भी हम लोग पानी पी लिए, या कुछ ऐसा भी कुछ चीज खा ली जिसमें पानी खुद होता है, जैसे दूध हो गया, जल हो गया, चाय पी लिए तो उसमें पानी मिला हुआ रहता है। अब जब हम लोग उसे पीते हैं ना, तो उससे से क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ गंदगी हो गया, तो हम लोग उसे पेशाब के माध्यम से या फिर पसीना के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो जो होता है ना आहारी जैसे, ये सब बेकार पदार्थ को, खराब पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता करता है। या फिर ये लैट्रिन हो गया, या फिर पेशाब हो गया, या फिर पसीना हो गया, ये सब क्या करता है, आहारी रेशे से बाहर निकालने का काम करता है। ये बोल रहा है कि आइए अब ये देखते हैं कि क्या कोई ऐसा भी स्रोत है, कोई ऐसा भी चीज है जो हम लोगों को पानी देता है। पानी हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलता है, हम लोग को पानी, जैसे मान लो कुछ दूध पी लिए, चाय पी लीजिए, चाय पी लिए, पानी पी लिए तो हमारे शरीर को पानी मिलेगा। और कुछ ऐसा जैसे सब्जी पका रहे हैं तो सब्जी में पानी डाला हुआ है, उस उसे हम लोग जो उसको शीरा होता है, रस होता है, उसको हम लोग खा लिए सब्जी के साथ या फिर कुछ और के साथ, तो उस क्या है, उसके अंदर ये पानी है, तो पानी हमारे शरीर के अंदर जाएगा। तो ये बोला कि इसके अलावा क्या कुछ और भी हो सकता है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। क्रियाकलाप थ्री है, तीसरा काम है, ठीक है ना, क्या है क्रियाकलाप थ्री। एक टमाटर अथवा बिंदु नींबू एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्से में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा छिलाया मसला जाता है तो ध्यान पूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपके आपके किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता है, आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिससे पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थ में जल होता है, कुछ सीमा तक तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ को पकाते समय हम जल डालते हैं। देखो अब वो यहाँ पर कह रहा है कि जब हम अपने घर पर नींबू ले ले, संतरा ले ले, कुछ ऐसा पदार्थ ले ले, कुछ ऐसा फल ले ले, सब्जी ले ले, जिसको हम लोग काटे, तो काटते समय क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ पानी की मात्रा लग जाता है, लगता है कुछ छोटा छोटा कर रहा है, कुछ पानी है। तो भी क्या है, पानी का ही अंश है, पानी ही है। यानी इससे सिद्ध होता है कि नींबू संतरा ये सब क्या है, उसमें क्या है, पानी का मात्रा है। और जब भी हम उसे खाते हैं तो उसके साथ साथ हमारे शरीर में पानी की भी पूर्ति होती है, पानी हम लोगों को मिलता है। और साथ साथ जब हम कोई भोजन पकाएंगे, सब्जी पकाएंगे, चावल पकाएंगे तो उसमें पानी डालेंगे तो हम लोगों को पानी मिलेगा। इससे क्या होता है, हम लोगों को मलमूत्र होगा, पेशाब लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारे शरीर का जो खराब पदार्थ है वो बाहर निकलेगा, या तो पेशाब के जरिए में बाहर निकले या फिर लैट्रिन के जरिए। समझ में आया? अब देखिए संतुलित आहार क्या है। हेडिंग पढ़ लीजिए, संतुलित आहार। इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ये कह रहा है, सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। सच बात कह रहा है कि दिन भर में जो हम लोग खाते हैं उसका क्या कहते हैं, आहार कहते हैं, यानी भोजन कहते हैं। यार भोजन को ही आहार कहते हैं, ठीक है ना। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में उष्णांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। ये कह रहा है कि संतुलित आहार केकरा कहते हैं, तो संतुलित आहार उस चीज को कहते हैं, उस खाने वाले पदार्थ को कहते हैं जिसमें हर एक प्रकार के पोषक तत्व, विटामिन, यहाँ तक कि रुक्षांश और जल भी हो पर्याप्त मात्रा में। ना कम होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए, काम भर होना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को
पोषक तत्व मिल सके और हमारा शरीर अच्छे से काम कर सके। यानी वैसा हर भोजन जिसमें हर प्रकार का प्रोटीन हो, मतलब कि हर प्रकार का विटामिन हो, हर प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, वैसा प्रोटीन सब हो, यानी हर प्रकार के पोषक तत्व हो, और उसमें छाछ भी हो, जल भी हो, पर्याप्त मात्रा में, ना कम ना ज्यादा। उसको क्या कहेंगे? उसको हम संतुलित आहार कहेंगे। ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? बाबू सिर दर्द करने लगा। चलिए, और फिर यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या आप सोचते हैं, क्या कह रहा है जी, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं, उसका एक चार्ट तैयार कीजिए और जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं, क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं? दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किन्वीन भोजन, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां, इस तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही उचित प्रकार का भोजन करना ही इसे उचित तरीके से पकाना भी सॉरी उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए, ताकि इसके अला ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियां और फलों को धोया जाता है, तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दाल को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। और कुछ है आगे? देखिए, और आगे कह रहा है यहाँ पर, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके अलावा साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में वे उसे फेंक दिया जाता है, तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। फेंकने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। सॉरी, पकाने में, फेंकने में बोला गया, गलती हो गया। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? सुनिए ध्यान से, अभी लास्ट है, शायद लास्ट है। देखिए, ये कह रहा है कि कहाँ से था, यहाँ से था ना, यहाँ से था। ये बोल रहा है कि आप लोगों को क्या लगता है कि हर किसी को एक ही प्रकार का भोजन चाहिए होता है खाने के लिए? नहीं। हर बूढ़ा लोग हैं तो बूढ़े लोगों को उन लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, थोड़ा कमजोर होता है, तो उन लोगों को उतना तेलीय चीज नहीं खाना चाहिए। नहीं तो उन लोगों को पच नहीं पाएगा, पचेगा नहीं तो शरीर अच्छा से काम नहीं करेगा। लेकिन जो जवान है, युवा लोग हैं, उन्हें वसा वाला चीज भी आसानी से चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बूढ़े लोग हैं उन्हें ऐसा खाना दे जिससे उन लोगों को एनर्जी ना मिले। हम लोगों को उन्हें ऐसा भोजन देना है जिससे उन लोगों को एनर्जी मिले और हानि भी ना हो। ठीक है ना? यानी हम लोग अलग अलग प्रकार के भोजन तो खाते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के प्रोटीन ये सब भी होता है, प्रोटीन होता है यानी पोषक तत्व भी होते हैं।
और हर उम्र के जो आयु के लोग होते हैं एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता कुछ हद तक नहीं भी होती है, कुछ हद तक होती भी है। अगर वसा के बारे में बात करें, जैसे मान लीजिए कुछ बूढ़े लोग होते हैं, जो बाबा लोग हैं, उन लोग क्या है ना, उन लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम किसी का कमजोर हो जाता है, जिसके कारण तेल वाला पदार्थ उनका जो पेट है नहीं पचा पाता है, जिसके कारण उनका पेट खराब हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत दिक्कत होगा बेचारे लोगों को। इसलिए कभी कभी जरूरी भी होता है, कभी कभी जरूरी नहीं होता है। अब जो है ना, हमारा शरीर संतुलित आहार पर निर्भर करता है। अब ये देखना है कि हम लोग एक सप्ताह में क्या क्या खाते हैं। दाल खाते होंगे, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब खाते हैं ना आप लोग। रोटी, दाल, केला, पालक, ये सब खाते हैं, सत्तू, ये सब सब्जी सब खाते हैं आप लोग। ये सब क्या करते हैं हम लोग, खाते हैं भोजन के रूप में। तो हम लोगों को क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलता है। अब जब हम लोग ये सब खाते हैं ना, तो कम खर्च में क्या होता है, हम लोगों को संतुलित आहार मिलता है। मतलब कि इसमें हर एक प्रकार का पर्याप्त पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व एवं जल एवं उपक्षांश जो भी है वो सब रहता है, बहुत कम मात्रा में। और हमारा जो शरीर है स्वस्थ रहता है। अब कभी कभी क्या होता है, जब हम घर पर भोजन को पकाते हैं ना, तो उसमें से कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग घर पर कुछ सब्जी लेकर के आए, आलू लेकर के आए, और आलू को हम छील दें। तो आलू को जब हम छीलेंगे ना बाबू, तो जो छिलका होता है, छिलका में भी कुछ पोषक तत्व होते हैं, मंड ये सब होते हैं। जब उस छिलका को छील करके फेंकेंगे तो क्या होगा, कुछ पोषक तत्व बर्बाद होगा कि नहीं होगा, वही होता है। पकाते समय कुछ काटेंगे तो काट के छील करके फेंक देंगे। अब पकाएंगे तो उसमें पानी डालेंगे, पानी डालेंगे तो क्या होगा, गर्म करेंगे तो गर्म कुछ का होगा, विटामिन सी जो होता है ना, विटामिन सी गर्मी पा करके भाप बन के उड़ जाएगा। और साथ साथ क्या होता है, कुछ क्या होगा, पानी ज़्यादा डाला गया तो पानी को सुखाने के लिए, जल्दी खत्म करने के लिए, कुछ पानी को क्या करता है, लोग फेंक देता है। कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग भोजन पकाते हैं घर पर, जैसे चावल पकाते हैं, तो चावल पकाने से पहले चावल को बार बार धोते हैं। इससे क्या होता है, जो चावल होता है उसका कार्बोहाइड्रेट जो होता है, अधिक बार धुलने धुलने के कारण कुछ कार्बोहाइड्रेट नष्ट हो जाते हैं। यानी इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि जब भी हम भोजन पकाते हैं, जब उसे हम पकाने का काम करते हैं, धोते हैं बार बार, या उसके छिलके को हटाते हैं, तो बहुत हानि होती है। हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सुनो ध्यान से। बूझो नाम का एक लड़का है, क्या है, बूझो नाम का एक लड़का है। बूझो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी क्या बोल रहा है जी, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त अधिक भोजन अधिक ऊर्जा दे देगा। सही बात है कि अगर हम लोग एक कटोरी भात ले और एक कटोरी कोई वसा वाला, जैसे मान लो घी ले, और उसको खाएं, तो क्या होगा, किससे ज्यादा एनर्जी मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को एनर्जी अधिक वसा से मिलेगा। तो एक बूझो नाम के एक लड़का है, वो सोचता है कि कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा हम लोगों को वसा से एनर्जी मिलेगा। तो वो ठान लिया कि हम सबसे ज्यादा क्या खाएंगे, वसा वाला तेलीय पदार्थ खाएंगे। और वो खाने भी लगा। ठीक ना, उसने बहुत सारा चीज खाया, तला हुआ समोसा खाया, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ऐसा बहुत सारा प्रचुर मात्रा में खाया, खूब खाया। इसके अलावा और कुछ नहीं खाया। वो खाली क्या खाया, वसा वाला भोजन खाया, तेल वाला सामान खाया, तेल वाला वस्तु खाया। तुमको क्या लगता है, जो ये बूझो है, क्या आप सोच सकते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे शरीर में वसा की मात्रा अधिक मोटापे का कारण बन सकती है। देखो, जो बूझो नाम का लड़का था, खूब तो खा लिया तेल वाला पदार्थ, लेकिन बाद में क्या हुआ ना, कुछ महीना बाद बहुत ज्यादा मोटा गया। पूरा उसका तोंद फेंक दिया, बहुत बाहर निकल गया, चलने में दिक्कत होने लगा। यानी क्या हुआ, केवल खाली खाएगा, अगर ये वसा खाएगा, वसा वाला कोई पदार्थ खाएगा खाने वाला, तो क्या होगा, उसका जो पोषक तत्व है ना, पोषक तत्व के कारण उसका जो शरीर है क्या होगा, बढ़ जाएगा, मोटा जाएगा। इसलिए हम लोगों को संतुलित आहार जरूरी है। वसा चाहिए तो लिमिट में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो लिमिट में, यानी सब बराबर बराबर चाहिए और पर्याप्त मात्रा में चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को कम कर दे, किसी को ज्यादा कर दे, इससे हमारे शरीर पर यही प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसके आगे क्या है, उसके आगे यहाँ पर लिखा गया है, अभावजन्य रोग।
मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कमी मिल रहा है, भोजन नहीं कर पा रहा अच्छा से, कोई पोषक तत्व तो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, तो उसे दिक्कत हो सकता है। क्या दिक्कत हो सकता है, पढ़ते हैं, देखिए। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि वह लंबी अवधि तक रहती है, तो व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग तथा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, उसे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है, खाना तो खा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, अधिक दिन तक कुछ ऐसा पोषक तत्व है जो वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, उसके शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाएगी और बहुत दिन तक उसको वो चीज नहीं मिलेगा, तो उसके शरीर में क्या होगा, किसी चीज का भी क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा, कमी हो जाएगा। उसके कारण जो रोग होगा ना, उसको क्या कहते हैं, उसे अभावजन्य रोग कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं, ठीक है ना। और फिर आगे कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। अगर कोई व्यक्ति मान लो प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसको कुछ बीमारी हो सकता है। सब चीज खा रहा है और प्रोटीन नहीं ले रहा है, सब्जी खाएगा, दाल नहीं खाएगा, तो क्या होगा, दाल में प्रोटीन होता है ना प्रचुर मात्रा में, जब वो दाल नहीं खाएगा, प्रोटीन नहीं खाएगा, तो क्या होगा, उसको कुछ रोग होगा। वृद्धि का अवरुद्ध होना, मतलब कि उसका शरीर नहीं बढ़ेगा। चेहरा पर सूजन आ जाएगा, बाल का रंग क्या हो जाएगा, उड़ना शुरू कर देगा, और त्वचा में बीमारी हो जाएगा, त्वचा का क्या होगा, बीमारी होगा, पेचिस रोग हो जाएगा। उसके आगे कह रहा है, यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। ये बोल रहा है कि अगर कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, जिसको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बहुत दिन से नहीं मिला, महीनों से नहीं मिला, तो क्या होगा, वो बढ़ना वगैरह कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, उसका शरीर बहुत दुबला पतला हो जाएगा और चलने में कमजोरी फील होगा, चल भी नहीं पाएगा। समझ में आया। अब ये कह रहा है, विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो जाती है। इनमें कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। यहाँ पर कुछ दिया गया है, सारणी में दिया गया है कि कौन सा विटामिन नहीं होगा, कौन सा खनिज लवण नहीं होगा, तो कौन सा रोग होगा। फिर आगे कह रहा है, सभी अभावजन्य रोग की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अगर मान लो किसी को कोई दुबला पतला हो गया है, कोई बीमारी हो गया है, बहुत दिन तक कुछ नहीं खाया है, अच्छा चीज तो पोषक तत्व वाला चीज नहीं खाया है बहुत दिन तक, जैसे मान लो कोई प्रोटीन वाला चीज नहीं खाया, अगर वो अपने आप को ठीक करना चाहता है, तो क्या कर सकता है, संतुलित आहार यानी सभी प्रकार के पोषक तत्वों पर्याप्त मात्रा में लेना शुरू कर दे, वो कुछ ही महीनों में क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसका शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा। आगे कह रहा है, इस अध्याय में हमने स्वयं यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्र के भोजन में इतनी विविधता होते हुए भी आहार के पोषक तत्व का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्व की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। ये बोल रहा है कि हमारे देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग घर में अलग अलग प्रकार का भोजन बनता है, लेकिन इन सभी भोजनों में जो है ना पोषक तत्व बराबर रूप से है। मतलब कि भले कोई चावल खाए ना खाए, रोटी खाता होगा तो रोटी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। हम चावल खाते हैं तो हमारे भी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तुम चावल ना तुम रोटी खा, तुम्हें भी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। इसी हिसाब से, इसी प्रकार से हर तरह के जो जगह है, हर तरह का जो ये लोग है जो अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं, तो उसमें क्या होता है, सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिससे उन लोगों को का जो शरीर है तंदुरुस्त रहता है, और वे लोग क्या कहते हैं, अच्छे से स्वस्थ रहते हैं, अच्छा से अपना काम करते रहते हैं। ये हो गया, चलिए, ये हो गया क्लियर। यहाँ पर कुछ दिया गया है, उसके बाद खत्म हो जाएगा।
देखो ये आप लोग को ध्यान रखना है। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। अगर किसी के कुछ रोग हो गया है तो किसके कारण हुआ है, कौन से विटामिन की कमी है? देखिए यहाँ पर विटामिन ए, अगर कोई आदमी है उसके अंदर विटामिन ए की कमी हो गई है तो उसका जो दृष्टि है ना, देखने की जो क्षमता है, जो देखता है वो देख नहीं पाएगा, कमजोर हो जाएगा। इसका लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि हो जाएगा, रात में उसको नहीं दिखाएगा, समझो तो रतौंधी हो जाएगा। तो आप लोग से पूछेगा रतौंधी जो होता है, रतौंधी किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन ए। रतौंधी का मतलब होता है रात को दिखाई नहीं देना। रात को दिखाना, रात को दिखाई नहीं देगा आप लोगों को अच्छा से समझ आए कि क्या हुआ है, आपको रतौंधी हुआ है। रतौंधी हुआ है यानी आपको विटामिन ए की कमी हुआ है। आप विटामिन ए क्या करे, बढ़ाए अपने शरीर के अंदर। और विटामिन ए के लिए आपको भोजन ऊपर बढ़ा दिया गया है, वो खाइए, आपका आंख सही सही हो जाएगा। जैसे कि गाजर खाइए ना जी आप, आपका क्या हो जाएगा, आंख सही हो जाएगा। गाजर में क्या होता है, विटामिन ए होता है। उसी हिसाब से है विटामिन बी 1, बेरी बेरी। विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। एक प्रकार का क्या है, बीमारी है। और इसमें क्या होता है, दुर्लभ पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। हमारा शरीर क्या हो जाएगा, बहुत दुर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, दुर्बल पेशी हो जाएगा और काम करे के मन नहीं करेगा। और विटामिन सी से क्या होता है, अस्कर भी हो जाएगा, मसूर से खून निकलेगा, मसूड़ा से घाव जल्दी भरने का नाम नहीं लेगा, अधिक समय लेगा। और किसी का मसूड़ा से खून निकल रहा है, घाव जल्दी खत्म नहीं हो रहा है, तो उसको क्या होगा, विटामिन अस्कर भी हो गया है, उसको क्या करना है, विटामिन सी लेना है। जैसे मान लो विटामिन सी के लिए हम बोले थे ये आंवला ले लेना है, नींबू, ये सब खाना है। देख लीजिएगा ऊपर। अब विटामिन डी, रिकेटस। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेटस होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। जो अस्थियां होती है, हड्डियां होती है, मुलायम हो जाएगा, मुड़ जाएगा। देखे होंगे आप लोग किसी बच्चा लोग को, उसको किसके कारण होता है, उसको होता है विटामिन डी के कारण। अगर किसी व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं मिल पाया, विटामिन नहीं मिल पाया, तो उसका जो हड्डी है कमजोर हो जाएगा और मुलायम हो जाएगा, मुड़ जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसी हिसाब से आगे क्या कर रहा है, कैल्शियम है। कैल्शियम की कमी से क्या होगा, अस्थिया तंत्र क्षय। मतलब कि हमारा जो दांत है खराब होना शुरू हो जाएगा और जो हड्डी है कमजोर होना शुरू हो जाएगा। कमजोर अस्थियां, दंत क्षय वही है, जो अस्थि में होता है हड्डी, हड्डी कमजोर हो जाएगा, दांत जो है क्षय होने लगेगा, खत्म होने लगेगा दांत। अब कह रहा है आयोडीन। आयोडीन मतलब होता है नमक। नमक की कमी से, आयोडीन की कमी से क्या होगा, घेंगा रोग होगा, ग्वाइटर रोग होगा, ग्वाइटर। घेंगा रोग को क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता हो सकता है। मतलब कि बचपन में क्या, जैसे मान लीजिए बचपन में नहीं, ये हर हर उम्र में होता है। अगर कोई विटामिन में अगर वो आयोडीन नहीं ले पा रहा है, अगर उसको आयोडीन अगर अपने भोजन में नहीं ले पा रहा है तो क्या होगा, घेंघा रोग होगा। इससे यहाँ पर क्या होगा, पूरा बड़ा सा फूल जाएगा, जिसे हम लोग ग्वाइटर कहते हैं। गर्दन की ग्रंथि क्या हो जाएगा, फूल जाएगा यहाँ पर पूरा, बहुत सारा बड़ा सा। इसके लिए उसको ठीक करना है तो अपने शरीर में आयोडीन ले, आयोडीन नमक का उपयोग करें, ठीक हो जाएगा। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो गया है तो हमारा क्या होगा, अरक्तता। मतलब कि हमारे शरीर में खून बनना कम हो जाएगा, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी, जिसके कारण हम लोगों को कमजोरी होगा। अगर हम लोग अपने शरीर में खून बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, पालक खाना पड़ेगा, सेब खाना पड़ेगा, अमरूद ये सब खाना पड़ेगा। जब खाएंगे ना तो हमारे शरीर में खून बनना शुरू हो जाएगा। अनार खाइए, अनार खाइएगा तो खून बनेगा, खून बनेगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में लोहा का मात्रा बढ़ जाएगा, आयरन की मात्रा बढ़ जाएगा और हमारी कमजोरी दूर हो जाएगी। समझे बच्चा लोग। इसमें हम लोग क्या पढ़े, संतुलित आहार पढ़े, बेरी बेरी पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, प्रोटीन, ये सब का कि हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ बताया गया है, ये पढ़ लेते हैं। सारांश है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। सही बात है, वो लोग पढ़ा दिए। इसके अतिरिक्त आहारी रेशे और जल भी होता है, क्या है ये सब, प्रो ए क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा देने वाला पदार्थ है, प्रदान करता है, क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। आप लोग को पता थे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। प्रोटीन को क्या कहते हैं, प्रोटीन को शरीर वर्धक कहते हैं ना, यहाँ पर देखिए, प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होता है। प्रोटीन हम लोग इसलिए लेते हैं और खनिज लवण, ताकि हमारा शरीर बढ़ सके, उसका अच्छा से देखभाल हो सके।
विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। अगर हमारे शरीर में ये सब कमी होगा तो क्या होगा, रोग हो जाएगा। अगर हम लोगों को रोग को दूर रखना है तो विटामिन की कमी कभी हमारे शरीर में नहीं होने देना है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। सही बोल रहा है। अगर हम संतुलित आहार सभी प्रकार का पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में ले तो उसमें सब जल और रुक्षांश सब रहेगा, तो हम लोगों को किसी प्रकार का बीमारी नहीं होगा। आगे कह रहा है हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्व की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकता है। अगर हम बहुत समय तक किसी प्रकार का पोषक तत्व नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं, या फिर किसी कारण से नहीं मिलता है तो हमारे शरीर में क्या होता है, कुछ बीमारी उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, संतुलित आहार का उपयोग करके ठीक कर सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हमारा क्या हुआ, ये चैप्टर खत्म हुआ। और आप लोग कमेंट में बताइए, कमेंट में क्या आप लोग को समझ में आया। अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक देखे होंगे तो आप लोगों को पक्का ये समझ में आया होगा, ये मेरा गारंटी है। ये अब कुछ प्रश्न उत्तर हैं, ये प्रश्न उत्तर आप लोग अब घर पर भी कर सकते हैं। ये कह रहा है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं पोषक तत्व के नाम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सब लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित के नाम लिखिए। कह रहा है पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। तो ऊर्जा कौन देता है, ऊर्जा देता है, वसा देता है और कार्बोहाइड्रेट देता है। लिखेंगे वसा और कार्बोहाइड्रेट। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होता है। कौन है हमारे शरीर की वृद्धि देगा, तो वृद्धि देगा, क्या करता है, वृद्धि हम लोगों को देगा ये प्रोटीन और खनिज लवण। यानी क्या हुआ, हमारे शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट। वृद्धि के लिए किसे मानते हैं, तो हम लोग ये प्रोटीन को मानते हैं। और खनिज लवण से जो होता है अनुरक्षण करने का काम करता है। वह विटामिन जो हमारे हमारे अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक होती है, तो विटामिन ए नहीं रहेगा तो हम लोग को रोतंधी होगा, इसलिए विटामिन ए का है बहुत जरूरी है। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। हड्डी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सी है, तो कैल्शियम सबसे अच्छा है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा अधिक रहेगी तो हमारा जो शरीर है, हड्डी रहेगा, बहुत मजबूत रहेगा, हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिसमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। वसा कौची कौची में होता है लिख देना है। बादाम में होता है, नारियल में होता है वसा। मंड क्या होता है, आलू में हो सकता है। कुछ सब्जी के नाम लिखते हैं उसमें मंड होता है। आहारी रेशे क्या होता है, आलू में हो जाएगा, आहारी रेशे हो जाएगा। और आहारी रेशे आलू में हो गया। और क्या बोल सकते हैं, पालक, ये सब ले लो, सब में आहारी रेशे रहता है, ठीक ना। प्रोटीन में क्या है, दाल प्रोटीन के रूप में लेते हैं हम लोग। ये सब लिख सकते हैं आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। आप सही गलत बताना है। केवल चावल खाने से हमारे शरीर का पोषक तत्व आवश्यकता क्या करा है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, नहीं, एकदम नहीं। खाली चावल खाएंगे तो बाबू ठीक रहेगा हम लोग, नहीं, कमी हो जाएगा, बढ़ नहीं पाएंगे, खाली ऊर्जा मिलते रहेगा बस, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। संतुलित आहार क्या हो गया जी, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। सही बात है। अगर हम किसी प्रकार का रोग हुआ है तो हम लोग संतुलित आहार खाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सही है। शरीर के लिए संतुलित आहार से अलग अलग प्रकार का भोजन होना चाहिए। सही बात है। शरीर में अगर संतुलित आहार चाहिए तो हम लोग अलग अलग प्रकार का भोजन खाना पड़ेगा, तब ना होगा। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त नहीं, हम लोगों को, आप ही बताइए, अगर हम लोग मांस खाएंगे तो क्या हमें संतुलित आहार मिलेगा, नहीं। मांस में सब चीज नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को संतुलित आहार के लिए लगभग हर तरह के सब्जी, फल फूल, अनाज, ये सब खाना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक हो गया ना, ये गलत हो गया, ये हो गया शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के, हो गया गलत है, ठीक है ना। अब आगे है, ये क्या कह रहा है, रिक्त स्थान क्या भरना है, विटामिन डी के अभाव से क्या होता है, रिक्टस होता है, बताते थे ना, विटामिन डी की कमी से क्या होगा, रिक्टस होगा। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन बी 1 की कमी से हो जाएगा, बेरी बेरी। विटामिन बी 1 की कमी से हो जाएगा, बेरी बेरी। विटामिन बी 1, बी 1 की कमी से होता है, विटामिन बी 1, बी 1 की कमी से हो जाएगा, बेरी बेरी। विटामिन बी 1, बी 1 की कमी से हो जाएगा, बेरी बेरी। विटामिन बी 1, बी 1 की कमी से होता है, विटामिन बी 1, बी 1 की कमी से हो जाएगा, बेरी बेरी। विटामिन बी 1, बी
वन यानी बी से, बी विटामिन बी के कारण क्या होगा, बेरी बेरी होगा। विटामिन सी के अभाव से क्या हो सकता है, कौन सा रोग होता है, विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है हमारे शरीर में। स्कर्वी लिखना था, सी लिखा गया का जी, स्कर्वी। विटामिन बी से क्या होता है, स्कर्वी, देख लीजिए आप लोग। विटामिन बी से क्या होता है, देखिए विटामिन सी से ना, विटामिन सी से स्कर्वी है ना, स्कर्वी वही है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, देखिए विटामिन सी से स्कर्वी लिखे थे ना, स्कर्वी बोले थे ना। फिर क्या है, हमारे भोजन में हमारे भोजन में अभाव से रतौंधी होती है। रतौंधी किसके कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। इस प्रकार हम लोग इसका प्रश्न उत्तर भी कर लिए। हो गया आप लोगों को, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के लिए है, आपके सिलेबस के लिए कुछ ज़्यादा खास है नहीं। HR तैयार करने के लिए कुछ कह रहा है स्कूल के लिए, ये सब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा क्या होता है, चैप्टर खत्म होता है, समाप्त होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो पक्का समझ में आया होगा, और आप पढ़ेंगे पूरा पक्का अच्छा से लाइन बाय लाइन, तो आप लोगों को उससे प्रश्न उत्तर भी बन जाएगा। ये मेरा पूरा गारंटी है सब है। तो मिलते हैं आप अगला वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3। ठीक है, जय हिंद।